अब आपको यह बताते हैं कि सूडान इस समय हिंसा की आग में क्यों जल रहा है और भारत के लोगों को वहां से भागना क्यों पड़ रहा है। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल आबादी है लगभग 4.5 करोड़ और सूडान की सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं, जिनमें इजिप्ट, लीबिया, चाड और साउथ सूडान जैसे देश प्रमुख हैं। इनमें भी साउथ सूडान वर्ष 2011 में ही सूडान से अलग होकर एक नया देश बना था और इसके बाद सूडान के लोगों को यह उम्मीद थी कि अब उनके देश में शांति हो जाएगी, लेकिन फिर वहां कभी कोई हिंसक संघर्ष नहीं होगा, गृह युद्ध नहीं होगा, यह उम्मीद थी। लेकिन सच यह है कि साउथ सूडान के अलग होने के बाद भी वहां की सत्ता पर नियंत्रण के लिए सूडान बार बार जलता रहा और इस बार भी वहां कुछ नया नहीं हो रहा है। इस बार सूडान के हिंसक संघर्ष के पीछे वहां की सेना और वहां का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है, जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ कहते हैं। यानी एक तरफ एक सेना है और दूसरी तरफ वहां का एक सैन्य दल है। आरएसएफ के प्रमुख लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदान डगालो, जबकि सूडान की सेना के प्रमुख लीडर हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान। और ये वो दो जनरल्स हैं जिनकी वजह से इस समय सूडान जल रहा है। इन दो जनरल्स की आपस में टक्कर हो रही है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, जिस सेना और अर्धसैनिक बल को सूडान के हितों की रक्षा करनी थी और सूडान को दुश्मनों से बचाना था, वही सेना और वहां का अर्धसैनिक बल आपस में देश की सत्ता पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में खून बह रहा है सूडान के आम लोगों का। इस युद्ध में एक तरफ सूडान की सेना के लगभग 2 लाख सैनिक हैं, जबकि दूसरी तरफ आरएसएफ के 1 लाख सैनिक हैं और यह युद्ध हर दिन के साथ लगातार खतरनाक होता जा रहा है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सूडान में अभी जिस मौजूदा सरकार का शासन है, वो सरकार यही दोनों जनरल्स चला रहे थे जो अब आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें सेना प्रमुख इस सरकार में राष्ट्रपति थे, जबकि आरएसएफ के प्रमुख लीडर इस सरकार में उपराष्ट्रपति थे। और इसीलिए यहां आपके मन में सवाल जरूर होगा कि जब ये दोनों जनरल्स ही जब मिलकर सरकार चला रहे थे तो फिर इस हिंसक संघर्ष की नौबत कैसे आई। इसका कारण है सत्ता का लालच और देश के संसाधनों पर कब्जे का लालच। असल में सूडान में जब वर्ष 2019 में सेना ने तख्तापलट किया, तब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने ये दोनों जनरल दोस्त हुआ करते थे। तो सोचिए 2019 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, सरकार सेना चलाने लगी, तब ये दोनों पक्के दोस्त थे और उस समय इन दोनों जनरल्स ने मिलकर एक नागरिक सरकार का गठन किया, जिसमें सत्ता इन्हीं दोनों के पास थी। एक जनरल राष्ट्रपति बन गया, दूसरा जनरल उपराष्ट्रपति बन गया, दोनों दोस्त। 2021 में जब ये नागरिक सरकार भंग हुई, यानी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ये जब भंग हुई और पूरी तरह से सेना का शासन आ गया, तब भी देश की सत्ता का नियंत्रण इन्हीं दोनों के पास था। लेकिन इस दौरान इन पर यह जिम्मेदारी भी थी कि इन्हें एक स्वतंत्र नागरिक सरकार का गठन करना है जो लोगों द्वारा चुनी गई हो। लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना होगा। अब सूडान के सेना प्रमुख चाहते थे कि अगले 2 साल में ही वहां नागरिक शासन की बहाली हो जाए और आरएसएफ का सेना में विलय कर दिया जाए। लेकिन आरएसएफ के प्रमुख लीडर को यह डर था कि अगर उनके अर्धसैनिक बल को सेना में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, तो वो अपनी शक्ति और सारा पैसा खो देंगे। इसलिए उन्होंने विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक सिविलियन गवर्नमेंट की बहाली को भी 10 साल के लिए टालने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही चलने दीजिए, 10 साल के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार लाएंगे। लेकिन सूडान के सेना प्रमुख जब इसके लिए तैयार नहीं हुए तो आरएसएफ ने विद्रोह कर दिया और सेना और वहां के अर्धसैनिक बल के बीच कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि इस लड़ाई का मकसद सिर्फ सत्ता पर नियंत्रण का नहीं है, बल्कि ये लड़ाई सोने के उन विशाल भंडारों के लिए लड़ी जा रही है जो अब तक आरएसएफ के कब्जे में रहे हैं। वहां सोना बहुत है। सूडान में आज भले ही करोड़ों लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, भूखमरी है, बहुत गरीब देश है ये। लेकिन सूडान का कड़वा सच ये है कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में ही है और सूडान के पास इतना सोना है कि उसके नागरिकों का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इसके बावजूद सूडान के लाखों करोड़ों लोग आज भूखे मर रहे हैं, क्योंकि ये सोने के भंडार या तो वहां की सेना के कब्जे में है और या फिर आरएसएफ के कब्जे में है। और इस सोने के निर्यात से सूडान को जो पैसा मिलता है, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो उस पैसे को खा जाते हैं और वहां की जनता को इस पैसे से कुछ नहीं मिलता। यानी जो सोना सूडान की किस्मत बदल सकता था, वही सोना सूडान के लोगों की जान का प्यासा बन गया है।
और इस जंग में हर देश अपना फायदा देख रहा है। इन देशों में यूएई भी शामिल है, जिसने सूडान के अर्धसैनिक बल आरएसएफ को बहुत पैसा दिया है, आर्थिक मदद दी है और उसे इतना विशाल बना दिया कि आरएसएफ उसके लिए यमन में युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज चुका है। और अब जब यह हिंसक संघर्ष वहां चल रहा है तो आरएसएफ को यूएई से बहुत उम्मीद है। तो यूएई जो है वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है इस लालच में कि एक दिन आरएसएफ का कंट्रोल आ जाएगा और सारे सोने पर यूएई कब्जा कर लेगा। जबकि इजिप्ट जैसे देश सूडान की सेना के करीबी माने जाते हैं और ये देश इस युद्ध में सेना को समर्थन दे रहे हैं। यानी दुनिया के तमाम देश इस युद्ध पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल भी इन्हीं देशों के पास है। और इस पूरे घटनाक्रम से एक सीख ये मिलती है कि सिर्फ संसाधनों से कुछ नहीं होता। आज पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान के पास है, लेकिन फिर भी सूडान के लोग या तो गोलियों से मर रहे हैं या फिर भूख से मर रहे हैं। और यह तब होता है जब किसी देश में भ्रष्ट नेताओं का शासन आ जाता है, जब शासन करने वाले लोग खुद भ्रष्ट होते हैं और लालची होते हैं, तब किसी देश की क्या हालत हो जाती है आप अपनी आंखों से देखिए।